स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और जैसा कि आप जानते हैं, आजकल जिस तरह से IAS और स्टेट एग्जाम्स का ट्रेंड बदल रहा है, करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल जिस तरह से पूछे जा रहे हैं, अक्सर करंट की किसी न्यूज़ को आधार बनाकर उसके बैकग्राउंड या स्टैटिक पार्ट से जैसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे में क्या ज़रूरी है, बदलते ट्रेंड के हिसाब से हमें अपनी तैयारी को बदलने की ज़रूरत है और डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की गहरी जानकारी को हासिल करने की ज़रूरत है, ताकि ठीक परीक्षा के समय आपके सामने ये चुनौती ना हो कि सब कुछ एक साथ याद करना हो और आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। इस बुलेटिन में हम ऐसा ही करते हैं, दिन भर की ऐसी खबरों को समझते हैं जिनसे सवाल बनाए जा सकने की संभावना होती है। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। G7 समिट में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक नेताओं से मुलाकात, भारतीय कला को दिखाने वाले खास उपहार किए भेंट, वाराणसी का गुलाबी मीनाकारी ब्रोच ने बटोरी सुर्खियां। देश में बनी पहली mRNA वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मिली मंजूरी, पुणे की जेनोवा बायोफार्मा ने विकसित की जेमको वैक 19। कोविड-19 से लड़ने में ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराती है mRNA वैक्सीन। और लिस्बन में चल रहा है UN ओशियन कॉन्फ्रेंस, भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की शिरकत। धरती को बचाने के लिए ग्लोबल 30-30 टारगेट के लिए भारत के कमिटमेंट को दोहराए। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आप सबके लिए एक जरूरी सूचना। अब से आप इस बुलेटिन की खबरों को PDF फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हैं। आप लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि आपको PDF भी मिले इस बुलेटिन का, तो मेरे टेलीग्राम चैनल यानी अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF रोजाना मिल सकेगा। जर्मनी में कल खत्म हुए G7 समिट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग देशों के नेताओं से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने इंडियन क्राफ्ट्स की झलक दिखाने वाले कुछ गिफ्ट्स G7 और उसमें शामिल देशों के नेताओं को भेंट किए। मुलाकात के बाद उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को गुलाबी मीनाकारी ब्रोच भेंट किया। इसी तरह जर्मन चांसलर ओलफ स्कोल्स को मुरादाबाद में बनने वाले मरोड़ी नक्काशीदार एक मटका भेंट किया। रामायण से जुड़े कल्चर को देखते हुए प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को एक लैकरवेयर से बना राम दरबार भेंट किया। लैकरवेयर लाख से सजे हुए क्राफ्ट्स होते हैं। बात करें गुलाबी मीनाकारी की, तो यह वाराणसी से जुड़ा एक स्पेशल आर्ट है जिसे GI टैग मिल चुका है। मीनाकारी में मेटल सरफेस को पिघले हुए कुछ मिनरल्स से डेकोरेट किया जाता है। भारत में मीनाकारी की शुरुआत मुगलों ने की थी। इस प्रोसेस को अक्सर कुंदन पर अप्लाई किया जाता है। कुंदन खास तरह के आभूषण होते हैं जिनको सजाने में जेम्स स्टोन्स और गोल्ड का सहारा लिया जाता है। दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना के लीडर्स से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की डोकरा आर्ट्स में बनी रामायण और नंदी थीम्स भेंट की। डोकरा आर्ट का जन्म पूर्वी भारत से जुड़ा माना जाता है। डोकरा दामर खानाबदोश जनजाति के नाम पर इसे डोकरा कहा जाता है। इस कला में लोहे का इस्तेमाल नहीं होता। ज्यादातर मामलों में कास्टिंग यानी ढलाई के लिए तांबे या कांसे का इस्तेमाल होता है। इस कला में लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक का सहारा लिया जाता है। इस टेक्निक में किसी मूर्ति को बनाने के लिए पहले मोम पर आकृति को बनाया जाता है। इसके बाद इस मोम के पुतले पर मिट्टी का लेप किया जाता है। जब मिट्टी का लेप सूख जाता है तो छेद के सहारे मोम को पिघलाकर बाहर निकाल लेते हैं। अब मिट्टी के इस खोखले हिस्से में उस छेद के सहारे पिघली हुई धातु को डाल दिया जाता है। धातु के जम जाने के बाद मिट्टी का लेप हटा देते हैं। आखिर में उस धातु की मूर्ति की घिसाई कर फिनिशिंग की जाती है। भारत में लॉस्ट वैक्स टेक्निक का विकास सिंधु घाटी सभ्यता में हो चुका था। मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की मूर्ति इसका बड़ा उदाहरण है। देश में ही विकसित पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी गई है। पुणे के जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स में बनी इस वैक्सीन का नाम जेमको वैक 19 है। आपको बता दें कि mRNA यानी मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड वैक्सीन को
0 डिग्री से कम टेम्परेचर में रखना जरूरी है, इसलिए इसे विकसित करने में जेनोवा को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसे कुछ इस तरह डेवलप किया है कि इसे किसी स्टैंडर्ड मेडिकल रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर में रखा जा सके। आइए समझते हैं कि आखिर mRNA कोविड वैक्सीन क्या है। mRNA कोविड वैक्सीन में जेनेटिकली इंजीनियर्ड mRNA का इस्तेमाल होता है। ये इंजीनियर्ड mRNA हमारी सेल्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि एस प्रोटीन कैसे बनाए जाएं। एस प्रोटीन कोविड-19 वायरस की सरफेस पर पाया जाता है। वैक्सीन लगने के बाद हमारे मसल सेल्स एस प्रोटीन पीसेस बनाना शुरू कर देते हैं और सेल सरफेस पर उन्हें डिस्प्ले करने लगते हैं। इससे हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लगती है। अगर इसके बाद भी हमारी बॉडी फिर से इन्फेक्ट होती है तो ये एंटीबॉडीज वायरस से लड़ने की भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें कि फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना दोनों ही mRNA वैक्सीन हैं। इन दिनों पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस चल रही है। पुर्तगाल के साथ साथ केन्या भी इसको होस्ट कर रहा है। इस बार के इस सम्मेलन के थीम स्केलिंग अप ओशन एक्शन बेस्ड ऑन साइंस एंड इनोवेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल 14 स्टॉक टेकिंग, पार्टिसिपेशन एंड सॉल्यूशंस रखी गई है। भारत भी इस सम्मेलन में शामिल हुआ है, जिसने 30-30 टारगेट के लिए अपने कमिटमेंट को दोहराया है। 30-30 टारगेट का मतलब है 2030 तक भूमि, जल और समुद्र के कम से कम 30% हिस्से, यानी पृथ्वी के कम से कम 30% हिस्से को प्रोटेक्ट करना। 30x30 टारगेट हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल का एक हिस्सा है। 2021 में इस संगठन की शुरुआत वन ओशन समिट के तहत हुई थी। भारत सहित करीब 100 देश इस संगठन का हिस्सा हैं। फ्रांस, ब्रिटेन और कोस्टारिका की अगुवाई में इस कोएलिशन को बनाया गया था। 30-30 टारगेट को पूरा करने के लिए यह संगठन स्पीशीज और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने पर जोर देता है। वन प्लैनेट समिट की शुरुआत 2017 में हुई थी, जिसके तहत दुनिया भर के कई देश अर्थ प्लैनेट की सुरक्षा के लिए मल्टीलैटरलिज्म के जरिए अलग अलग उपायों पर फोकस करते हैं। ओशन कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने SDG 14 के लिए भी कमिटमेंट जाहिर की है। SDG 14 में महासागरों, समुद्रों और मरीन रिसोर्सेज के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज पर फोकस किया गया है। ओशन कॉन्फ्रेंस का मुख्य लक्ष्य भी SDG 14 ही है। भारत ने बैठक के दरमियान कोस्टल क्लीन सीज कैंपेन का भी जिक्र किया है। कोस्टल क्लीन सीज कैंपेन 2017 में लॉन्च हुआ था। यह एक वैश्विक संगठन है जिसका टारगेट मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करना है। इसके टारगेट्स को पूरा करने के लिहाज से ही भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर कंप्लीट बैन की अपनी पॉलिसी का जिक्र किया है। केरल के पलक्कड़ जिले में इन दिनों ESZ यानी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि नए नियमों के बाद फार्मलैंड्स के आसपास ESZ बनाए जाने से उन्हें खेती किसानी में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा ESZ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो हालिया निर्देश आए हैं उन्हें फार्मलैंड्स पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए थे कि सभी स्टेट्स अब सभी प्रोटेक्टेड एरियाज के आसपास कम से कम 1 किलोमीटर की सीमा में ESZ जरूर बनाएंगे। अभी तक सरकार की जो गाइडलाइंस थी उनके हिसाब से ESZ बनाया जाना मैंडेटरी नहीं था। प्रोटेक्टेड एरियाज में सुप्रीम कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स और वनों को रखा है। किसी प्रोटेक्टेड एरिया के पास ESZ घोषित करने का मकसद एक शॉक एब्जॉर्बर बनाना है, यानी एक ऐसा जोन बनाना जो नेशनल पार्क्स को और प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि इन जोन्स में ज्यादातर गतिविधियां रेगुलेटेड रहती हैं। ESZ नेशनल पार्क जैसे हाई प्रोटेक्शन वाले एरियाज और कम प्रोटेक्शन वाले एरियाज के बीच ट्रांजिशनल जोन का काम करते हैं। ESZ की घोषणा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के प्रोविजंस के तहत होती है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत सरकार को पावर है कि वह एनवायरमेंट और फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए कोई भी जरूरी कदम उठा सके। इसी तरह 1986 के रूल्स के अकॉर्डिंग सरकार इंडस्ट्रीज की लोकेशन को भी रेगुलेट कर सकती है। ज्यादातर मामलों में प्रोटेक्टेड एरियाज की बाउंड्री के बाद 10 किलोमीटर की सीमा में ESZ बनाया जाता है। इस जोन में कुछ गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहती है, जैसे कमर्शियल माइनिंग, बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग। इस जोन में ज्यादातर गतिविधियां रेगुलेटेड हैं। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।